Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ हम अपनी ज्योग्राफी जीसी लियोन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप क्लाइमेट। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। तो जो इस तरह की क्लाइमेट होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, सबसे पहले ये बात जानेंगे। जैसे कि हमने हर तरह की क्लाइमेट में कहाँ कहाँ वो पाई जाती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को जाना, वैसे ही हम इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए इस तरह की क्लाइमेट आपको ईस्टर्न साइड पे आप देख सकते हैं मैप में जो ग्रीन ग्रीन एरियाज हैं ये ईस्ट साइड को डिनोट कर रहे हैं और मोस्टली ये ईस्टर्न साइड्स में जो है वो देखने को मिलती हैं। अगर आप इनको कंपेयर करो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से, जिसे हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस करा है, तो अगर आप उनसे कंपेयर करो तो इन जो इस तरह की क्लाइमेट होती है यहाँ पे रेनफॉल की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है समर्स के टाइम पे। अब देखिए इसको चाइना टाइप भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर जो हमारे चाइना का हिस्सा है, हमारा चाइना तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हमारा जो चाइना का हिस्सा है ये यहाँ पे इसी तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है ना। और एक मॉडिफाइड फॉर्म है मॉनसूनल क्लाइमेट का, इसलिए इसको टेम्परेट मॉनसून या फिर चाइना टाइप भी कहा जाता है। देखिए साउथ ईस्ट यूएसए में आप मैप में देख सकते हैं जो आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको कॉन्टिनेंटल हीटिंग जो कि समर के टाइम पे होती है, जिसकी वजह से एयर वगैरह यहाँ पे जो है आती है, ठंडी ठंडी हवा जो है वो अटलांटिक ओशन से होकर आती है और पूरी क्लाइमेट जो है वो चाइना टाइप को ही रिसेंबल करती है वहां के फीचर्स। कभी कभी इनको गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट भी यहाँ पे कह दिया जाता है। अब देखिए अगर हम साउथ हेमिस्फीयर में आ जाएं तो जिस तरह की क्लाइमेट है इसमें वार्म टेम्परेट ईस्टर्न कोस्ट लाइन में एक्सपीरियंस करी जाती है और सारे ही तीनों कॉन्टिनेंट, चाहे वो साउथ वेल्स हो है ना जिसमें यूकेलिप्टस फॉरेस्ट है, नटाल हो जहां पे आपको शुगर थ्राइव्स देखने को मिलेगा, या मेज बेल्ट हो जो कि पराना और पैराग्वे यूरुग्वे बेसिन में आपको देखने को मिलेगी। तो सारी जगह पे ये सारे रीजन जो है इसमें ऑन शोर ट्रेड विंड्स होती हैं। ये सारी ऑन शोर ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती, कितने तरह का रेनफॉल होता है, ये सब पुराने चैप्टर्स में जीसी लियोन के मेंशन मैंने करे हैं और पढ़ाए हैं, तो मैं यहाँ पे बार बार डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो आप प्लीज चैप्टर नंबर 1 से ही रिफर करिएगा ताकि आपके बीच ही कोई भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर ना रह जाए। तो यहाँ पे तो ये सारे रीजन जो मैंने आपको बताया ये ऑन शोर ट्रेड विंड्स से जो है वो सारे ही पूरे ग्लोब में है ना, किसी मतलब ग्लोब में कह रही हूँ पूरे ही साल भर रहते हैं और बिना किसी मॉनसूनल वेरिएशन के रहते हैं, है ना। तो आप ये कभी कभी इनको हम नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होती है, जहाँ पे वेरिएशन जो है वो मॉनसूनल वेरिएशन कम होता है, मतलब यहाँ पे मॉनसून वगैरह बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको चेंज नहीं देखने को मिलेंगे और क्लाइमेट जो है आप उसको टेम्परेट मॉनसून के बेसिस पे आप डिस्क्राइब नहीं करोगे। अब इसको हम बहुत ही क्लियरली आगे पढ़ेंगे, अभी हमने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्लाइमेट किस किस तरह की आपको देखने को मिलेंगी, इसके अंदर क्लाइमेट कैसी होती है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उस बारे में जानेंगे। तो देखिए वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, इसको आप कह सकते हो कि गर्मा गर्म होती है, वार्म होती है, मॉइस्ट होती है ना। यहाँ पे वार्म और मॉइस्ट समर, मतलब गर्मियों के जो दिन होंगे वो गर्म होंगे और मॉइस्ट होंगे, मतलब हल्के से नमीदार चिपचिपे होंगे। वही जगह अगर हम जाड़ों की बात करें, विंटर्स की बात करें, तो वो ठंडे ठंडे होते हैं, ड्राई होते हैं। अगर हम बात करें कुछ मंथली टेम्परेचर की तो ये आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 78 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के लिए वेरी करता है, ठीक है। और मोस्टली ये मैरीटाइम इन्फ्लुएंसेस होते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे समुद्र वगैरह का रोल देख रहे हैं आप, साइड में है तो समुद्र का रोल बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से ही यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। रेनफॉल की अगर मैं बात करूं तो ये मॉडरेट से ज्यादा होता है, मतलब जो एक होता है ना सबसे ज्यादा कम, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद सबसे हाई। तो जो मॉडरेट वाला हिस्सा है और हाई के बीच का है यहाँ पे कहीं रेनफॉल होता है और कह सकते हो आप 25 से 60 इंचेस तक के लिए वैरी करता है और हर तरह के क्रॉप यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। अब हर तरह के क्रॉप उगाए जा सकते हैं तो ये भी बात बहुत ही कॉमन हो जाती है कि हर तरह के लोग भी यहाँ पे रह सकते हैं। तो इस वजह से ये जो एरियाज हैं वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। अब देखिए पूरे ही
साल में एक फायदा है कि पूरे साल में यहाँ पे रेनफॉल जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, यूनिफॉर्म रेट से यहाँ पे होता है। और हर एक महीने बात करें सिर्फ सेंट्रल चाइना को छोड़ के, देख रहे हैं सेंट्रल चाइना का हिस्सा छोड़ के, है ना, यहाँ पे हर एक एरिया में क्या होता है कि हर एक महीने यहाँ पे बारिश होती है ना। और पानी जो है ये कन्वेक्शनल सोर्सेस से आता है और ओरोग्राफिक रेन से आता है समर्स के टाइम पे। अब समझिए यहाँ पे हम आपको कुछ बात बताएं और कि मैंने ये आपका जो रेनफॉल वाला है, रेनफॉल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं और तीनों को ही मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है पहले चैप्टर्स में। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल है ना, ये सारे रेनफॉल्स को मैंने पुराने चैप्टर्स में एक्सप्लेन करा है। तो प्लीज चैप्टर्स इसीलिए मैं कह रही हूँ पुराने देखते हुए आइएगा, है ना। और ये आपका लोकल स्टॉर्म्स यहाँ पे बहती हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ पे टाइफून्स बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे लोकल स्टॉर्म्स बहती हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे हम, ये तो हमने बात कर ली ईस्टर्न मार्जिन्स के बारे में। अभी यहाँ काफी जरूरी है समझना कुछ एरियाज जहाँ पे लोकल फैक्टर जो है ना, यहाँ के लोकल फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को। आइए हम जानते हैं इनको, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहली है चाइना टाइप, है ना, 3 तरह की है ऐसे तो बता दें, एक चाइना टाइप कहलाती है, एक गल्फ टाइप कहलाती है, तीसरी नाटल टाइप कहलाती है। तो हम यहाँ जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो चाइना टाइप को डिस्कस करेंगे। मैप में वापस आके एक बार को देखेंगे क्योंकि हम मैप से इसको ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। चाइना टाइप, तो देखिए ये आपको सेंट्रल और नॉर्थ चाइना में मिलेगा, जिसमें आपका जापान भी इंक्लूडेड है ना। तो काफी ज्यादा आप समझ रहे हो, ये पूरा नॉर्थ चाइना हो गया, ये सेंट्रल हो गया, ये पूरा एरिया कवर करती है और इसे बोलते हैं टेम्परेट मॉनसूनल, ठीक है, टेम्परेट मॉनसूनल या फिर चाइना टाइप। तो देखिए इसको थोड़ा और डीपली अगर डिस्कस करें तो ये बहुत ही टिपिकल क्लाइमेट है। टिपिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न जो ये वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। काफी बड़ा लैंड मास है, आप समझ रहे हो चाइना ही खुद में ही कितना बड़ा है, और इसका सेंट्रल एरिया से लेके इसका पूरा नॉर्थ एरिया जिसमें आपका जापान वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे, ये इंक्लूडेड है ना, ये देख रहे हैं, ये पूरा अगर कवर हो रहा है तो कितना ज्यादा एरिया हो जाएगा, है ना। तो काफी बड़ा एरिया है जहाँ पे काफी जो है इसकी जो इंटीरियर है ना, जो एशियाटिक कॉन्टिनेंट, इसमें माउंटेन्स वगैरह कितने हैं इसके इंटीरियर पार्ट में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है और यहाँ पे प्रेशर बदलता भी रहता है आपका समर और विंटर के बीच में, है ना। भाई प्रेशर गर्मियों में कम हो जाता है, जाड़ों में बहुत ज्यादा हो जाता है प्रेशर। तो देखिए जो इतनी ज्यादा हीटिंग होती है, इंटेंस हीटिंग जो की होती है हार्ट ऑफ द एशिया में, मतलब यहाँ पे बीच में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। आप जानते हैं ना गर्मी में प्रेशर कम हो जाता है, तो इसी वजह से जो है वो गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ती है ना। ये सब तो बेसिक्स बातें हैं। तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है गर्मियों में, और ट्रॉपिकल पैसिफिक एयर, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यहाँ से क्या होता है कि ट्रॉपिकल जो पैसिफिक एयर स्ट्रीम है ये आती है और यहाँ पे बारिश लेकर आती है साउथ ईस्ट मानसून की तरफ। बहुत बढ़िया बारिश होती है ज्यादातर पार्ट ऑफ चाइना में, है ना। और जो वेटेस्ट मंथ होते हैं, है ना, नैनकिंग में, ये आपके गर्मियों में होते हैं, जिसमें 1/3 जो कि एनुअल रेनफॉल का, साल भर का जो 1/3 रेनफॉल है ये आपका जून से जुलाई के बीच में करीब 15 इंचेस से लेके बच्चों करीब 42 इंचेस तक अच्छी खासी यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। जाड़ों की बात करें तो एक बढ़िया प्रेशर लगता है और प्रेशर ग्रेडियंट बढ़िया होता है, जो कि आपका मंगोलिया, ऊपर जानते हैं ऊपर एक कंट्री है मंगोलिया, तो मंगोलिया से यहाँ पे जो है वो स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट सेटअप करता है बिटवीन द कोल्ड इंटीरियर्स ऑफ मंगोलिया एंड साइबेरिया एंड वार्मर पैसिफिक कोस्ट लाइन्स। तो ये कॉन्टिनेंटल यहाँ पे पोलर एयर स्ट्रीम बहती हैं, वो बाहर की तरफ बहती है, नॉर्थ वेस्ट मानसून लेकर आती है, ठंडी जो है बहुत ठंडी पड़ती है और बहुत ज्यादा जो है वो ड्राई यहाँ पे सीजन जाड़ों के टाइम पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें बारिश की, बट स्नो की, है ना, देखिए रेन तो आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, बारिश तो जाड़ों के टाइम पे देखने को मिलती है, बट अगर स्नो की बात करें तो स्नो कुछ खास आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, मिलती है ठीक ठाक स्नो मिलती है ना। तो इतनी यहाँ पे हमने बात कर ली है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, है ना, यहाँ पे बाकी सब टेम्परेचर्स वगैरह दिए गए हैं चीजों के, तो बहुत टेम्परेचर जानने की जरूरत नहीं है। एक चीज मान लेगी, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस चाइना टाइप ऑफ ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट का वो है ग्रेट एनुअल
टेम्परेचर रेंज, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज है, जो ये डिफरेंस है, ये आपको काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा, है ना। कि जैसे कि नानकिंग, यहाँ पे डिफरेंस आपका 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का है, जिसमें कि आपकी जुलाई में 81 डिग्री फ़ारेनहाइट पड़ता है और जनवरी में 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो काफी ज्यादा गैप आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे बताएं आपको कुछ और कंट्रीज के बारे में, तो वार्मर साउथ, इसके साथ कोस्ट टेम्परेचर डिफरेंसेस करीब कम होते हैं, जैसे कि आपका 28 डिग्री फ़ारेनहाइट जो डिफरेंस है वो आपका कैंटोन में है, आपका 22 डिग्री फ़ारेनहाइट हांगकांग में है। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, एक ओवरव्यू आपको दिया मैंने। अब देखिए एक दूसरा क्लाइमेटिक फीचर है जो कि आपका चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट से मिलता है, वो है साउदर्न चाइना में टाइफून्स का आना, है ना। साउथ जो चाइना है, यहाँ पे टाइफून्स बहुत ज्यादा आते हैं, टाइफून्स बहुत ज्यादा चलते हैं। टाइफून्स क्या है कि भाई बहुत ही भयानक लेवल पे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। साइक्लोन्स तो जानते हैं ना क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही भयानक लेवल पे साइक्लोन्स होते हैं, पैसिफिक ओशन में यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं और ये कोस्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है उसकी यहाँ पे पहुंचते हैं, बहुत फटाफट होते हैं। लेट समर्स में तो बहुत तेज होते हैं यहाँ पे, अगर आप जुलाई से सितंबर के बीच में कहो तो बहुत होते हैं और बहुत खतरनाक भी होते हैं बच्चों, बहुत डिजास्टर्स होते हैं, बहुत बर्बादी यहाँ पे ये लेकर आते हैं, है ना। और हवाओं में बहुत ज्यादा मजबूती होती है और ऐसा कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा एक क्या कहते हैं आप, ये 1922 की बात है, 1922 के अगस्त में एक टाइफून आया था, जिसकी वजह से जो वहां पे वेव्स चली थी उसमें 50,000 जो लोग वहां पे रह रहे थे वो बेचारे बह बहा के चले गए, है ना। तो काफी कुछ यहाँ पे लॉसेस लेकर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करें चाइना टाइप के बाद, तो गल्फ टाइप की बात करेंगे हम। गल्फ टाइप, तो गल्फ टाइप क्या है, साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब इसको हम बोलेंगे स्लाइट मॉनसूनल जो है ये क्लाइमेट है। आइए वापस से हम मैप की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा मैप में आप देखोगे तो सही रहता है। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गल्फ अटलांटिक रीजन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, इनमें भी आपको इसी तरह की क्लाइमेट मिलेगी, ये सेंट्रल चाइना की तरह मिलेगी। बस यहाँ पे जो मॉनसून वाला हिसाब किताब है ना, बारिश वाला हिसाब किताब है, वो यहाँ पे थोड़ा कम है ना। यहाँ पे कोई भी आपको सीजनल विंड रिवर्सल नहीं मिलेगा, है ना। और प्रेशर ग्रेडियंट जो है यहाँ मेनलैंड अमेरिका और अटलांटिक ओशन के लिए वो काफी कम है ना। यहाँ पे इतना ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए जो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बहती है, आप ये जानते हैं, आप ओशन करेंट्स वाला चैप्टर देखते हुए आएगा अगर आपको नहीं पता तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे बहती है ऑन शोर। ट्रेड विंड्स यहाँ पे इनको एक टेम्परेचर को नैरो रेंज में लाती हैं समर्स के टाइम पे, समर्स में वार्म होती हैं, समर्स यहाँ पे गर्मियों में काफी बढ़िया गर्मा गर्म बढ़िया प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होता है। इसलिए से एक जगह आपने यहाँ पे सुनी होगी मियामी, MIAMI, मियामी जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया हॉलिडेज रिजॉर्ट है, लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे रेयरली ऐसा होता है कि स्नो गिरे विंटर्स के टाइम पे, तो यहाँ का जो मौसम है उसमें काफी लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। अब देखिए जो एनुअल रेनफॉल है यहाँ का, ये अच्छा खासा है, हैवी है, तो समझ रहे हैं आप 59 इंच का रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है मियामी के अंदर। और बहुत सारी और जगह है, जैसे मॉन्टगोमेट्री में 41 इंचेस मिलता है, चार्ल्सटाउन में 52 इंचेस मिलता है, मोंटगोमेरी में सॉरी और 41 इंचेस मिलता है चार्ल्सटाउन में, है ना। तो आपको कोई अलग अलग पीरियड नहीं दिखेंगे, कोई मॉनसून लैंड का या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाला ऐसा कुछ अलग पीरियड नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ किस चीज की जाती है समझिएगा, कॉटन की, है ना। और यहाँ पे मेज की, दोनों की अच्छी खासी ग्रोथ की जाती है। कॉटन के लिए और कॉर्न बेल्ट अगर मैं बताऊं तो दोनों ही बहुत बड़ी हैं और यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, पूरे लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में ये जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ट्रेड विंग्स की वजह से यहाँ पे मामला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंट थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे आपको समर्स के टाइम पे, हरिकेन्स वगैरह सितंबर अक्टूबर में आते हैं, तो मतलब आंधी तूफान यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशन तो बगल में ही है, पड़ोसी है। अब देखिए कुछ स्टेशन जैसे कि मोंटगोमेरी का यहाँ पे अलाबामा, ये भी आपको सेकेंडरी मैक्सिमम दिखेगा लेट विंटर में। यहाँ पे आपको लेट विंटर में साइक्लोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, कभी कभी टॉर्नेडो आते हैं, टॉर्नेडो वगैरह सारे फीचर्स यही के ही हैं, साइक्लोन वाले फीचर्स ही हैं सब, है ना। ये सब आते हैं, बहुत ही गर्मी होती है ना, बहुत ही भयानक स्टॉर्म आते हैं, है ना। सेंट्रल प्लेन में मिसिसिपी बेसिन में ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करके जाते हैं।
तो ये हमने बात करी दूसरी वाली गल्फ टाइप क्लाइमेट के बारे में। अब तीसरी क्या है हमारे पास, नाटल टाइप, है ना। तो नाटल टाइप में जानते हैं। फिर से वापस से हम आ जाते हैं घूम फिर के अपने प्यारे मैप पे। तो देखिए ये आपके 3 एरियाज में, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट एरिया में ईस्टर्न कोस्ट में सदर्न कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे, जो कि आपका साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, है ना। ये इस तरीके के आपके ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब ये नाटल टाइप ऑफ क्लाइमेट को देखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए मैरीटाइम ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना। अगल बगल सब पानी पानी है और पानी की वजह से यहाँ पे क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अगर क्लाइमेट के बताएं तो ये जो है मॉनसूनल एलिमेंट्स यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है ये कह सकते हो आपकी ज्यादा इवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल को लाती हैं, पूरे साल भर में लाती हैं, है ना। सिडनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ये करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मंथली प्रेसिपिटेशन है अगर हम बताएं तो वो 4 इंच का ही है। ये एक ज्यादातर एग्रीकल्चर यहाँ पे हो सकता है। और एक एनुअल बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे है, कुछ 48 इंचेस का आपको देखने को मिलेगा, है ना, क्लाइमेटिक टाइप में यहाँ पे। और अच्छा खासा यहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाते हैं इसी वजह से। अब देखिए जो डिप्रेशन है, जो पैसेज हैं डिप्रेशन के आपके सदर्न एज से लेके वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन की वजह से यहाँ पे थोड़ा ऑटम और विंटर भी बहुत ज्यादा होता है ना। तो अब देखिए डिप्रेशन वाली बात भी हमने पहले कई सारे चैप्टर्स में डिस्कस करी है, तो मैं यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहती डिस्कस, है ना। डिप्रेशन की वजह से आपके शावर्स विंटर्स में आते हैं, है ना, या ओरोग्राफिक रेन होती है, कन्वेक्शन रेन होती है। तो हमने पुराने चैप्टर्स में सब कुछ डिस्कस करा है ना। फिर हम क्या बता रहे थे कि आपको यहाँ पे हम वाटर जो है, जो पानी है वो यहाँ पे सीप के यहाँ पे जमीन के अंदर जाता है। बहुत ही मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे पानी जो है वो सिप के अंदर जमीन के अंदर चला जाता है। और बहुत ही कम ऐसा होता है कि बह के एकदम रन ऑफ होके जाए यहाँ से, है ना। तो इस वजह से ये क्या फायदा है, आपको क्या लगता है कि इससे एग्रीकल्चर कैसा होगा? इससे एग्रीकल्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल जो है वो बर्बाद नहीं हो पाता। एक दूसरा फीचर अगर मैं बताऊं इसी नाटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का, तो ये यहाँ पे कुछ कम मतलब स्मॉल एनुअल टेम्परेचर रेंज होता है। जैसे कि हमने वहां चाइना टाइप में देखा था ना, यहाँ पे ग्रेट एनुअल टेम्परेचर रेंज होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल टेम्परेचर एनुअल रेंज होता है ना। और विदाउट एनी रियली कोल्ड मंथ, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ठंडा महीना नहीं होता। एनुअल रेंज अगर मैं सिडनी का बताऊं, है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी का बताऊं, तो ये 19 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है। और सबसे ठंडा महीना जो होगा, सबसे ठंडा जो टेम्परेचर आता है, जो महीना होता है, वो 21 डिग्री फ़ारेनहाइट का ही होता है ना। अबव फ्रीजिंग है ये भी। तो आपने ये चीज यहाँ पे देखी। हालांकि अगर मैं साउथ के कॉन्टिनेंट्स में जाऊं तो इसमें आपको बहुत भयानक स्टॉर्म्स मतलब तूफान वगैरह चलते हैं, है ना। और ये टाइफून से कम नहीं है, हरिकेन टॉर्नेडो से कम नहीं है ना। और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए साउदर्ली बस्टर समझिएगा, साउदर्ली बस्टर ये एक कोल्ड विंड है जो कि आपका न्यू साउथ वेल्स से यहाँ पे होके गुजरती है। और यहाँ पे इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट जो कि फटाफट स्प्रिंग या फिर गर्मी या फिर समर आ जाते हैं, इसकी वजह से ही ऐसा होता है। उसके बाद अर्जेंटीना में बताऊं, यूरुग्वे में बताऊं, और ये एक पैम्पीरो चलती है ना। इसके बाद ये बहुत सारी लाइटनिंग वगैरह होती है, रेन होती है। और ईस्टर्न अफ्रीका में बताऊं तो यहाँ पे एक हॉट ड्राई, यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बताते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे एक हॉट ड्राई विंड चलती है जिसे हम लोग कहते हैं बर्ज, BERG, बर्ज विंड होती है। ये आपके इंटीरियर प्लेटूज में चलती है। और आपका फिर आपकी अंदर हमने पहले बात करी है फोहन और चिनूक विंड्स चलती हैं, है ना। तो इन सब बारे में हमने पहले बात करी कहां से कहां तक चलती हैं। इसकी वजह से भी यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, वेदर काफी अजीब सा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्लाइमेट की तीनों बात कर ली क्लियरली। अब हम बात करेंगे कुछ नेचुरल वेजिटेशन, किस तरह के प्लांट, किस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे उगते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफी हेवी रेनफॉल है, हमने यहाँ पे बात करा। चाहे अगर आप कंपेयर करो वेस्टर्न मार्जिन से, तो ईस्टर्न मार्जिन में रेनफॉल बहुत ही बढ़िया है। और जो लो लैंड है यहाँ पे दोनों ही एक हरी भरी ग्रीन वेजिटेशन भी रखती है, एक बहुत ही ब्रॉड लीव वाले आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, और डेसिडियस ट्रीज भी मिल जाएंगे। डेसिडियस ट्रीज मतलब यहाँ पे जो जाड़ों में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, पत्तियां जिनकी झड़ जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपको सिमिलर ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट से काफी मिलेंगे। और अगर आप हाईलैंड में जाओ, मतलब ये तो मैं लोलैंड्स की बात कर रही हूँ, प्लेन एरियाज में बात कर रही हूँ इन जगहों पे। और अगर हम यहाँ पे हाईलैंड में जाएं, ऊपर चढ़े, तो कई सारे स्पीशीज आपके कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होते हैं, तो कॉनिफरस फॉरेस्ट आपको बहुत सारे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे।
जैसे कि पाइन्स हो गया, साइप्रस हो गया। अब आप जाते हैं अगर पहाड़ों पे तो आप देखते हैं ना पाइन के पेड़ लगे होते हैं, तो वो सब हो गए। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, यहाँ से सॉफ्टवुड निकाली जाती है। अब देखिए पेरिनियल प्लांट ग्रोथ जो है इसको चेक नहीं करा जाता बाय इधर अ ड्राई सीजन एज अ मेडिटेरियन, है ना। यहाँ पे जो मतलब जो सारा टाइम जो रिवर्स रहती हैं, है ना, पेरिनियल रिवर्स होती हैं, उनकी जो सारा टाइम पानी मिलता है जिन प्लांट को, उसकी जो ग्रोथ है इनको चेक नहीं करते बाय इधर अ ड्राई सीजन एज इन मेडिटेरियन, जैसे मेडिटेरियन में करते हैं वैसे नहीं करते हैं, या कोल्ड सीजन की तरह नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कूल टेम्परेट रीजन है। कंडीशन इतनी बढ़िया है कि यहाँ पे कई तरह की, समझिएगा, इतनी बढ़िया कंडीशंस हैं कि कई तरह की प्लांट लाइफ, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो फर्न हो, चाहे वो लियानस हो, बैम्बू हो, पाम हो, फॉरेस्ट हो, सब कुछ बढ़िया से यहाँ पे उगता है ना। रेनफॉल क्योंकि बहुत ही अच्छा है ना, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे तो बढ़िया हमेशा हरा भरा ये जगहें लगती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, कई सारे आपको टिम्बर स्पीशीज यहाँ मिलेंगे। टिम्बर का जो है यहाँ पे कई सारे टिम्बर की वैरायटीज, कई सारे स्पीशीज मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, खैर हमारे इंडिया में भी है, वो यूकेलिप्टस ट्रीज हैं, है ना। हमने देखे हैं भाई, इंडिया में भी काफी सारे यूकेलिप्टस ट्रीज हम देखते हैं। तो ये हैं, इनको एक बढ़िया थिक फर्न अंडर ग्रोथ यहाँ पे है, इसमें स्काइंटी फॉलेज है, और कुछ यूकेलिप्टस ट्रीज जो हैं वो काफी लंबे होते हैं, 250 फीट तक होते हैं। हमने आसपास देखा होगा ना, इसका जो तना होता है काफी जो है वो ट्रंक इसका व्हाइट कलर का होता है, चिकना चिकना होता है, वही यूकेलिप्टस ट्रीज होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स ऑफ विक्टोरिया और ब्लू माउंटेन साउथ वेल्स के हैं, इनके पास भी बहुत सारे यूकेलिप्टस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे बताऊं तो अगर मैं फॉरेस्ट देखूं साउथ ईस्टर्न ब्राजील के, है ना, ब्राजील में अगर हम आ जाए यहाँ पे साउथ अमेरिका में, ईस्टर्न पैराग्वे की या नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पयाना पाइन, है ना, और आपका बहुत सारे एक्सट्रीमली हार्डवुड देखने को मिलती हैं। तो ये एरिया आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा रिच है। और धीमे धीमे आगे बढ़े, अगर नाटल वॉर्म मोजाम्बिक्यू में ना, तो करेंट अभी मैं बताऊं तो इसमें काफी अच्छा आपको चीजें मिलेंगी। कोस्ट के आसपास कई सारे स्पीशीज मिलेंगे, प्लांट ट्रीज मिलेंगे, तो कई सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं देखने में। अब देखिए जो फॉरेस्ट आपके चाइना के हैं, साउदर्न जापान के हैं, इनमें भी आपको कई सारे वैल्यूएबल चीज मिलेगी। जैसे कि आपका एक बहुत अच्छा पेड़ है ओक का पेड़, है ना, ओक ट्री हो गया, कैम्फर हो गया, कैम्फर का मतलब कपूर होता है, वो हो गया, ठीक है, मैंगोलिया हो गया, कैमेलिया हो गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन भाई दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो इतना भयानक पॉपुलेशन प्रेशर है, इसकी वजह से जो दो कंट्रीज में इतना ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है, तो इस वजह से क्या हुआ क्या है कि इतने अच्छे जो फॉरेस्ट थे उनको काटा गया है। आप जानते हैं चाइना वगैरह में तो सब काट ही देते हैं, इतना कुछ डिफॉरेस्टेशन तो बहुत हाई लेवल पे है ना। और जो गल्फ स्टेट है यूएसए की, है ना, उसमें आपका लो लैंड में आपको यूएसए की गल्फ स्टेट में देखने को मिलेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। तो वहां पे भी कई चीजें हैं, वॉलनट, ओक, है ना, हिगरी, बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप हाई जाओगे, है ना, सैंडी रीजन्स में आपके इधर पाइन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। ज्यादातर जो फॉरेस्ट कवर है ये कल्टीवेशन करने के लिए सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स को दिया गया है इन जगहों पे, जैसे कि बच्चों कॉटन, मेज और फ्रूट्स, है ना। तो ये सारी चीजें हमने नेचुरल वेजिटेशन की बात करी। आगे अगर हम बात करें और बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ का किस तरह का है, तो देखिए जो यहाँ पे गर्मा गर्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन है, ये ज्यादातर बहुत प्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे कि हमने बताया कि रेनफॉल साल भर रह रहा है, सारे मस्ती है, बढ़िया सब कुछ मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़िया होगा ही होगा। तो यहाँ पे इतना बढ़िया रेनफॉल है, सब कुछ यहाँ पे सूखा जो है इतना है नहीं, कोल्ड सीजन भी वार्म है, तो यहाँ पे ज्यादातर क्या है कि क्रॉप्स आप उगा सकते हो, इसलिए समर में भी आप कह सकते हैं यहाँ पे फार्मिंग हुआ ही करती है। मॉनसून चाइना, है ना, एक साथ साउदर्न जापान और दूसरे पार्ट जो ईस्ट मार्जिन के हैं, है ना, ये सब मिलके अगर मैं बताऊं, ये जितने भी मैंने आपको बताए इन सारे क्लाइमेट वाले जितने भी देश हैं, ये सब मिलके अगर मैं बताऊं तो थर्ड ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का यहाँ पे अकाउंट करते हैं, है ना। और फूड जो है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ हिल्स वगैरह पे काफी ज्यादा टेरेस फार्मिंग करी जाती है, देखा है ना, हिल्स पे इस तरीके से कुछ बनाते हैं वो लोग स्लोप्स, तो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करी जाती है, फील्ड्स वगैरह इरिगेट, बहुत प्रॉपर इरिगेशन होता है वहां पे, है ना। और एग्रीकल्चर इतना अच्छा होता है कि प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाता है
है ना। तो यहाँ पे बहुत लैंड ज्यादातर टिल्टेड पार्ट्स है अर्थ का, है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। अब मैं ऐसे बताऊं आपको तो देखिए, मेज हो गया, कॉटन हो गया, कॉर्न और कॉटन बेल्ट्स हो गई यूएसए की, फ्रूट टोबैको वगैरह काफी अच्छा ग्रो करते हैं। फिर चाहे वो राइस ही क्यों ना हो, टी ही क्यों ना हो, मलबरी क्यों ना हो, काफी ज्यादा अच्छे से मानसून चाइना में यहाँ पे करते हैं, ग्रो करते हैं। फिर आपका केन शुगर, आपकी नटल की, कॉफी मेज आपका साउथ अमेरिका का, ये सब आप जानते हो बहुत ही फेमस है। और न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में भी आपको काफी डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर की कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब अंदर जानते हैं, एक एक चीज समझते हैं। तो देखिए फार्मिंग इन मानसून चाइना, किस तरह से फार्मिंग होती है मानसून चाइना में। तो देखिए वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो चावल उगता है, जो राइस उगता है, ये इसी एरिया में उगता है ना। और आप जानते हो कि जो थर्ड वर्ल्ड का जो राइस है, ये यहाँ पे जो थर्ड ऑफ द वर्ल्ड राइस यहाँ पे चाइना में ग्रो करा जाता है। इतनी हैवी पॉपुलेशन है, तो इसकी वजह से भाई इतनी पॉपुलेशन को खिलाने के बाद एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा नहीं बचता, लेकिन दूसरे फूड ग्रेन्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाइनीज जो पीजेंट हैं, जो चाइना के जो वहां के जो फार्मर्स हैं, है ना, जो चाइना के फार्मर्स हैं, वो यहाँ पे वेट पैडी या स्वैम्प राइस, है ना, को यहाँ पे उगाते हैं, जो कि एकदम फ्लडेड फील्ड में, जहाँ पे बिल्कुल पानी भरा होता है, वहां पे इनको उगाया जाता है ना। बहुत ही हार्ड लेबर लगती है, बहुत ही मुश्किल से इसको उगाते हैं यहाँ पे। और लेकिन ये बात समझिएगा, इतना इसी कुछ चीजें भी हैं कि भाई इसका इकोनॉमिक रिटर्न थोड़ा कम है, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ पे कुछ फार्मर्स ऐसे हैं कि नई नई मशीन्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोग्रेस इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पे कम है ना। और लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एकलौती प्रोग्रेस ये करी गई है इसके अंदर कि यहाँ पे डबल और ट्रिपल क्रॉपिंग कर दी गई है ना। इसकी वजह से राइस का प्रोडक्शन तो बढ़ गया है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, राइस ईटिंग भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम यहाँ पे मानसून एशिया की है नहीं। तो यहाँ पे मिलेट राइस एक होता है, मैंने अभी यहाँ पे बात करी हम लोगों ने वेट पैडी की। मिलेट राइस जो है, जिसमें स्टेबल फूड है ये, है ना, ये यहाँ पे की सीरियसली डेफिशिएंट डाइट है। लोग जो यहाँ पे हैं, ये इनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता, है ना। तो बस ये इतनी सी बात है। और इसमें सारी यहाँ ये जो मानसून चाइना है ना, ये मानसून जो चाइना है, यहाँ पे हर एक ऐसी कंडीशन है, बढ़िया प्रॉपर कल्टीवेशन है, वार्म क्लाइमेट है ना, पूरे साल भर आराम से एकदम नमी नमी सी रहती है ना। और सॉइल बहुत अच्छी है, एलुवियल सॉइल है ना, वही जरूरी है, इरिगेट प्रॉपर होता रहता है, फर्टिलिटी अच्छी है ना। इसकी वजह से नई नई फील्ड्स और आती रहती हैं। एक पानी वगैरह जो है, वो जो फ्लड से पानी आ जाता है, तो यहाँ पे ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, चीजें फ्लड को कंट्रोल करती है यहाँ पे कम्युनिस्ट रिजाइम। तो इनके पास हर तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, अपनी फील्ड में ये प्रॉपर यहाँ पे सब कुछ डालते हैं, डंक हो, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो जो भी हो, क्लिपिंग्स हो, एनिमल डंक हो, रिफ्यूज हो, राइस स्ट्रॉ, सब तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो आप देखते हैं जब खाई कुछ भी लेते हैं, चमगादड़ खा लिया होता है ना। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जहाँ पे फार्मिंग होती है इस एरिया में, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। वो बेसिन्स हैं आपके सी कियांग, यांग तिजी कियांग, होंग हो, है ना। होंग हो तो जानते हैं आप, बिल्कुल सौरो ऑफ चाइना है ये। जैसे यहाँ पे कोसी है ना, बिहार की रिवर, वैसी वहाँ होंग हो है, बहुत बाढ़ लेकर आती है। और लोग यहाँ पे काफी रहते हैं इन एरियाज में। काफी ईस्ट कोस्ट के एरिया भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है उनको। और राइस वगैरह जो है, वो राइस कल्टीवेशन के लिए ईस्टर्न कोस्ट लैंड जो है, वो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो जो फ्लैट लैंड्स हैं, ये इनसफिशिएंट हैं राइस कल्टीवेशन के लिए। फार्मर्स इसकी वजह से क्या करते हैं कि हिल्स वगैरह पे जाने लग जाते हैं, वहां पे पैडी वगैरह ग्रो करते हैं, है ना। मतलब हिल पे जाके यहाँ पे राइस वगैरह ग्रो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। टेरेस फार्मिंग से अपना प्रॉपर इस तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है ना, पानी वगैरह बह के नीचे की तरफ आ जाता है, रुकता भी नहीं है। चावल तो हमने बताया, राइस तो हमने बताया, इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे टी, है ना, मतलब चाय, है ना, इसको भी ग्रो करते हैं, है ना, घर वगैरह में खाने के लिए। आप जानते हैं चाय तो वहीं से निकली है। और एक बहुत ही फेमस बात, सिल्क वहीं से निकला है, हम ब्रिटिशर के टाइम से पढ़ रहे हैं बात। तो मलबरी यहाँ पे जो लीव्स होती हैं, जो मलबरी की पत्तियां होती हैं, है ना, इसमें यहाँ पे सिल्क वॉर्म्स को फीड करने की काम आती हैं। अपने सेरीकल्चर, हालांकि यहाँ पे कम होता जा रहा है ना, रेनिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज में है। तो ये हमने मानसून चाइना में किस तरीके से होती है फार्मिंग, उसके बारे में बात करी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, जो कि गल्फ स्टेट्स में होता है, उस बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए गल्फ स्टेट्स आपकी अमेरिका की, ये आपकी डिफरेंट है चाइना से, समझिएगा। चाइना की जो जगह है और जो गल्फ स्टेट अमेरिका की है, वहां थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बताऊं तो सिमिलर है।
है ना। पॉपुलेशन का प्रेशर कम है इन लोगों के पास में, सबसे बड़ी बात है ना। एक्सपोर्ट इन लोग बढ़िया कर लेते हैं, और राइस का कल्टीवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कुछ ही एरिया में इसको यहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे कि आपका मिसिसिपी डेल्टा के साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है वो 3 क्रॉप्स हैं। एक है कॉर्न, दूसरा है कॉटन और तीसरा है टोबैको। तो एक एक करके हम इन क्रॉप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कॉर्न की बात करते हैं, ठीक है, मक्का। तो चीफ फूड क्रॉप यहाँ पे है वो कॉर्न या मेज है, ठीक है। बढ़िया यहाँ पे एयर है, ह्यूमिड एयर है, एक गर्मा गर्म समर होती है, शावर्स रेन के हुआ करते हैं, है ना। तो क्रॉप के लिए ये कॉर्न के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। और आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बेस्ट सूट करता है ये आपका गल्फ कोस्ट में करता है, मिड वेस्ट साउथ ग्रेट लेक्स के, है ना। सबसे ज्यादा जो है कॉर्न बेल्ट जो कि आपका नेब्रास्का, लोवा की है, इंडियाना और ओहिनो, यहाँ पे इसको उगाया जाता है। और अगर मैं बताऊं जो रीजन कितना यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, तो ये करीब जो वर्ल्ड की प्रोडक्शन का जो कॉर्न का है उसका 3% वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का यहाँ पे इसके थ्रू आता है। ज्यादातर कॉर्न यहाँ पे किस चीज के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे एनिमल्स वगैरह को देते हैं, पिग्स वगैरह, कैटल वगैरह को यहाँ पे खिलाते हैं, है ना। और कई सारे फार्मर्स कॉर्न हार्वेस्ट नहीं करते, बट यहाँ पे कैटल वगैरह, पिग वगैरह हो गया कि भैया ये कॉर्न वगैरह खाते हैं खुद से। फिर उसके बाद यहाँ पे मीट प्लांट्स को देते हैं शिकागो में, मतलब ये सारी बातें हैं। कहाँ कहाँ बेचते हैं, बहुत ही कम कॉर्न जो है वो खाने के लिए अमेरिका वाले यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये ओरिजिनेट अमेरिका में हुआ है एक फूड क्रॉप के तौर पे, है ना, नेटिव जो इंडियन पीपल थे उनके द्वारा, लेकिन इसको अब ज्यादा खाया नहीं जाता, है ना। क्लाइमेटिक सॉइल, क्लाइमेट, लेबर रिक्वायरमेंट बढ़िया है, और कॉर्न जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर है ना यहाँ पे यहाँ का। उसके बाद दूसरा जो है वो है कॉटन। तो कॉटन के बारे में बताएं तो जो कैश क्रॉप्स आप जानते हो गल्फ स्टेट में होते हैं, अगर आप कॉटन से कंपेयर करो तो कुछ भी नहीं। कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत ही कॉटन इज द किंग कहा जाता है ना। राजा है कॉटन यहाँ पे, और यही तो ट्रेड, जितना भी पॉलिटिक्स, ट्रेड बढ़िया जो फायदा वायदा देता है वो कॉटन ही देता है। और स्टार्टिंग में क्या था ना, अमेरिका में करीब लाखों निग्रोज जो थे ये जो है अफ्रीका से लाए जाते थे बच्चों, अफ्रीका से निग्रोज को लाते थे ताकि यहाँ पे कॉटन का प्लांटेशन करें, क्योंकि क्लाइमेट खूब बढ़िया गर्म थी, और जो ये व्हाइट सेटलर्स थे ना ये इतना कुछ कर नहीं पाते थे। इतने गोरे लोग जानते हैं आप, है ना, कि उनको लगती थी इतनी ज्यादा, तो ये करते नहीं थे। इस वजह से यहाँ पे अफ्रीका से लेकर आते थे। बट बाद में क्या हुआ कि स्लेवरी जो है वो खत्म कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई 19th सेंचुरी में, और निग्रोस अभी कहें बेचारे गरीबी हैं, है ना। ये प्रॉब्लम तो है ही है। अब गल्फ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ कॉटन बढ़िया ग्रो होता है, और यहाँ पे 200 दिन 200 डेज जो है वो फ्रॉस्ट फ्री होते हैं। आप जानते हैं फ्रॉस्ट की वजह से कॉटन खराब हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, और बढ़िया क्वालिटी की कॉटन जो है वो निकल के आती है इन इरिगेटेड फील्ड से, और प्रॉपर यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होती है ना, और फ्लोरिडा वगैरह में बहुत अच्छी जो है आपकी मार्केट गार्डनिंग होती है, केन, शुगर, फ्रूट्स वगैरह, ये सारे एरिया जो है वो पूरी तरह से डिवोटेड है ना। और कुछ एरिया जैसे कि ये फ्लोरिडा वगैरह अगर कॉटन के लिए सुटेबल नहीं है तो और चीजों के लिए सुटेबल है। तो समझ रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ जो बेस्ट जो कॉटन है वो आपकी मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट से निकल के आती है। सी ब्रीज बढ़िया चल रही होती है। सी ब्रीज जानते हैं ना आप, क्या होता है कि भाई यहाँ पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती है ना। जो दिन में पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो दिन में पानी जल्दी गर्म नहीं होता, जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ऐसे आपको समझाते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सपोज करिए ये एक नदी है, ये एक लैंड है, तो अब दिन में जब सूरज की रोशनी नदी पे पड़ रही है तो पानी बहुत देर में गर्म हो रहा है, लेकिन लैंड जल्दी गर्म हो गई, तो पानी से ठंडी हवा जो है वो लैंड की तरफ जाती है। वही जगह रात के समय क्या होता है कि लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी देर में ठंडा होता है, तो लैंड से ठंडी हवा पानी की तरफ जाती है। तो ये सी और लैंड ब्रिजेस हैं, और यही बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वही बहुत हद तक क्या ज्यादा यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने में कोस्टल एरियाज में। तो देखिए यहाँ पे जो है यही बात कही गई है यहाँ पे भी। और जो सी आइलैंड है कॉटन का, इसमें यहाँ पे बहुत सारे जॉर्जिया, साउथ कोलोरिना में यहाँ पे जो है वो ग्रो करा जाता है। और बस इतनी सारी बातें हैं यहाँ पे। और फिर थर्ड जो क्रॉप है यहाँ का बहुत ही मेजर क्रॉप है वो है आपका टोबैको। ठीक है, टोबैको, तंबाकू। तो इसमें क्या सीन क्या है जानते हैं। तो देखिए एक दूसरा इंडस्ट्री क्रॉप है, ये गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट का टोबैको है, और नेटिव क्रॉप अमेरिका का है।
कई सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हालांकि इसको उगाया जाता है, चाहे टर्किश टोबैको हो, से हवागाना सिगार, मलेशियन शी रूट्स वगैरह, है ना। तो लेकिन कुछ भी इतना बढ़िया नहीं है जितना वर्जीनिया टोबैको होता है ना। तो पूरे वर्ल्ड को जानता है वर्जीनिया टोबैको। रॉ मटेरियल है ये, ज्यादातर सिगरेट वगैरह इससे बनती है ना। और एक प्रॉपर नमी जगह, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बनता है। एक वार्म और वेल ड्रेन सॉइल हो जहाँ मॉइस्चर वॉइस्चर ना हो, गल्फ स्टेट में ये बढ़िया जगह पाता है। और इसी के साथ इसे ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं यूएसए की, जैसे कि वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना, केंटकी वगैरह, तो इन सब जगहों पे इसको उगाते हैं। ठीक है, हाफ से ज्यादा कॉटन जो है इंटरनेशनल ट्रेड में खत्म हो जाता है ना। मतलब आधा कॉटन तो ये लोग इन्होंने उठा के दे ही दिया है ना दूसरों को ही, और खूब पैसा कमाया और सिगरेट विगरेट दूसरों को फैलाई। तो ऐसा ये लोग यहाँ पे करते हैं, काफी इनकम इनसे इनको जनरेट होती है। अब देखिए क्रॉप कल्टीवेशन इन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो क्रॉप कल्टीवेशन जो साउदर्न हेमिस्फीयर की ईस्टर्न मार्जिन है उनकी यहाँ पे तीसरी बात कर लें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न मार्जिन में भी, है ना, नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी। और यहाँ पे गर्मा गर्म समर्स होती हैं और यहाँ पे विंटर्स भी फ्रॉस्ट फ्री हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप तो उगते ही हैं यहाँ पे, बट जानवर भी बहुत सारे आ सकते हैं, आते ही हैं, मतलब बहुत से जानवर भी यहाँ पे रेस करे जाते हैं। तो जो नाटल की जो कोस्ट लाइंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, केन शुगर काफी ज्यादा यहाँ होती है, कॉटन, टोबैको वगैरह इसके इंटीरियर पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। मेज बहुत ज्यादा उगाई जाती है ना। और आपकी मेज कॉर्न बेल्ट आपको यूएसए वगैरह में भी दिखेगी। और बहुत सारी और चीजें हैं। क्रॉप रोटेशन को यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे एक क्रॉप लिया फिर दूसरा क्रॉप लिया, है ना, इस तरीके से एक ही क्रॉप को नहीं उगाते रहते, ताकि यहाँ पे जो सॉइल का जो न्यूट्रिजन है उनको वापस बार बार मिलते रहें और इनकी यील्डिंग बढ़े। तो ऐसी साउथ अमेरिका में जहाँ पे रेनफॉल काफी कम होता है और कहते हैं कुछ 40 इंच तक का रेनफॉल होता है, तब भी यहाँ पे ज्यादा ग्रासलैंड है जिसपे बहुत सारी आप कैटल को, शीप को, है ना, चरवा सकते हो, अपने अपने जानवरों को चरवाने के लिए ले सकते हो। और उसके बाद उनसे आप मीट इकट्ठा कर लो, वूल इकट्ठा कर लो, हाइड्स इकट्ठा कर लो, है ना। जैसे कि आप अर्जेंटीना जानते हो ना, अर्जेंटीना में यही बहुत ज्यादा जाना जाता है ये यही शीप वगैरह के लिए, है ना। तो माइल्ड विंटर्स होती हैं, एनिमल जो हैं वो अपना बढ़िया आराम से बाहर टहला करते हैं, है ना। कैटल वगैरह भी ये लोग इसी तरीके से बहुत रखते हैं और एक्सपोर्ट भी इन सब चीजों का कई ज्यादा करते हैं। अब जो रिमेनिंग एक्सपोर्ट्स हैं ये आपका मेनली आपका वीट और फ्लैक्स सीड मतलब अलसी के दाने, तो इनसे काफी कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। फिर कुछ यरबा मीट, आपकी पैरागो की टी है, चाय मतलब, है ना, और पाइन वगैरह, तो ये सारी चीजों को भी करते हैं। और कैटल मैंने बताया, शीप वगैरह को रियर करते हैं, मेज, केन, शुगर ये सब उगाई जाती है। और तीसरा यहाँ पे नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आ जाता है, काफी मॉइस्ट है, ट्रेड विंड्स बढ़िया रेनफॉल लेकर आती है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए यहाँ के जो पेड़ हैं वो काफी मोटे, एकदम हट्टे कट्टे, नेम शेम होते हैं। बड़े बड़े यूकेलिप्टस के ट्रीज आपको दिखेंगे। और इसमें यूरोपियन इमिग्रेंट्स आए थे, बहुत अट्रैक्ट हुए थे, सेटल हुए थे, डेयरी करी थी, तो ये सब डेयरी वगैरह यहाँ पे होती है। और साउथ वेल्स में, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में, वही में तो बहुत कुछ आपको दिखेगा, बहुत सारी साइट्स ऐसी दिखेंगी। तो बढ़िया सोर्स है ऑस्ट्रेलिया भी, वहां पे आपको दूध मतलब मिल्क वगैरह, बटर वगैरह, चीज वगैरह, उसके साथ कॉटन, केन, शुगर, मेज काफी बढ़िया लेवल पे ग्रो करा जाता है। तो अभी तक जो हमने ये सारी की सारी पढ़ी, उसमें सबसे जो बेस्ट मेरे को लगी वो अभी तक चाइना टाइप थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बुराई नहीं है, ज्यादा तारीफ ही तारीफ है। So thank you so much for discussion. If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any of the social media sites, you can follow. Link is in the description box. Along with this, if you want to join my membership, you can press the join button and see what are the features. If you want to join, just join it. And you can also find the videos on this Facebook page. Please like the page as Sirf IAS, and you can watch these videos there also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.